बोला डायरेक्ट. हा, आवाज येते का कराडे? हो हो, कराडे आवाज येते का? हाँ आवाज आ रही है सर. हाँ, सुधाकर जी पूछ रहे प्रश्न हो. हाँ पूछिए पूछिए. विचारा विचारा. सर आवाज सुधाकर जी आवाज आ रही क्या? तुम्ही सांगा ते क्वेश्चन तुम्ही सांगा रिपीट. हेलो नहीं ना कराडे सर. हाँ कहिए सर. हाँ, नई कहानी की परिभाषा पूछ रहे हो. बोले बोलो बोलो. हाँ, नई कहानी की परिभाषा. अब देखिए, नई कहानी को परिभाषित करने की चेष्टा उस समय के हर लेखक ने और हर समीक्षक ने की है. अब उसके हर एक ने अपने अपने ढंग से उसे परिभाषित करने की कोशिश की है. लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नई कहानी वह कहानी धारा है जो स्वतंत्रता के आसपास उदित हुई, खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध तथा विभाजन की त्रासदी के बाद में जो देश में तेजी से परिस्थितियां बदली, उसका चित्रण करने के लिए एक नई शैली के कथाकार जो सामने आए थे, उन्होंने इस आंदोलन का सूत्रपात किया. तो उसकी एक निश्चित परिभाषा करना संभव नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर तत्कालीन समय के या युगबोध को वाणी देने के लिए और तीव्र यथार्थ के साथ या व्यक्ति को उसके संपूर्ण परिवेश के साथ जोड़कर उसको अभिव्यक्ति देने के लिए जो कहानी धारा प्रवाहित हुई, वह नई कहानी कहलाती है. सकरी जी, दूसरा प्रश्न पूछिए, कुछ पूछ रहे थे. आवाज आती है कराडे? हाँ आ रही. पूछिए सर. आया क्या सुनने में? गाडगिरी जी बोलो ना, आप बोलिए आप बोलिए. प्रिय धर्मिता और वृक्ष धर्मिता. हाँ, इसका अर्थ क्या हो? वृक्ष धर्मिता और बीज धर्मिता. प्रिय धर्मिता और वृक्ष धर्मिता. नहीं, प्रिय धर्मिता शब्द नहीं लिखा है, बीज धर्मिता और वृक्ष धर्मिता. तो उसका अर्थ बताएं. हाँ, तो मतलब नई कहानी या नवकथा का जो आंदोलन मराठी कहानी के क्षेत्र में चला, उसकी शुरुआत करने का श्रेय गंगाधर गाडगिल को है. गंगाधर गाडगिल मराठी कहानी के अध्वर्यु या शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं. तो गाडगिल के पूर्व की जो कहानी थी, मराठी कहानी, जैसे कि नासी फड़के ने एक विशेष तंत्र विकसित किया था, आरंभ मध्य और अंत किस प्रकार हो, उसका एक सांचा, बना बनाया सांचा उन्होंने तैयार कर रखा था. उसके विरोध में जाकर प्रचलित कहानी परंपरा का विरोध कर एक नई सोच, एक नई संवेदना और नई शैली की कहानी गंगाधर गाडगिल नवकथा के माध्यम से ले आए थे. तो उनकी जो शुरुआत थी उसमें वो बीज धर्मिता यानी उनकी जो शुरुआत थी एक नए जो संवेदनाओं का प्रस्तुतिकरण का जो एक विचार उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया. तो उसी विचार को लेकर बाद के कालखंड में अनेक कहानीकारों ने कहानी लेखन कर उस बीज को मानो वृक्ष के रूप में विकसित करने का काम किया. तो बीज धर्मिता यानी आरंभिक, तो जैसे बीज होता है, बीज से बाद में वृक्ष बनता है, तो वह कार्य गाडगिल की कहानी ने किया है. यह बात मैंने वहां पर उल्लेख की है. और कुछ पूछना है क्या? हाँ 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 बोले. हाँ आएगा सुनने में? नहीं सर. गाडगिल जी की कहानियों में फल धर्मिता है. हाँ, उसका भी विवेचन दीजिए थोड़ा सा. फल धर्मिता क्या है, फल कौन सा मिलता है, उसका जरा विवेचन करिए.
फल धर्म मैं ठीक से समझा नहीं सर। फल धर्मिता तात्पर्य लिखा होगा ना कहीं, आपने क्या किया है, स्पष्टीकरण मांग रहे हो। बराबर। फल धर्मिता शायद मैंने नहीं लिखा था। बीज धर्मिता और वृक्ष धर्मिता ये तो उनकी कहानियों में है, ये बात मैंने लिखी थी। लेकिन गाडगिल के बाद यह परंपरा सदाम रेगे, देवा मोकाशी तथा अन्य बहुत से कहानीकारों ने आगे बढ़ाई। तो जो एक नया विचार, एक नया तत्व लेकर गाडगिल आगे आए थे, उसका विकास बाद के कालखंड में अन्य लेखकों द्वारा उस तर्ज की कहानियां लिखकर हुआ है। तो यह भी एक प्रकार की फल धर्मिता ही है, क्योंकि जब पहली बार कोई विचार आता है और उसका बाद में विस्तार होता है, तो यह विस्तार एक दृष्टि से फल धर्मिता के ही अर्थ में ले सकते हैं। और एक प्रश्न है उनका, हाँ, कि नयापन क्या है उनकी कहानियों में? नयापन, कहानी का नयापन है। हाँ। कहानी तो नई कहानी या नव कथा, ये जो आंदोलन है, चाहे हिंदी का हो या मराठी का हो, नएपन पर ही आधारित है। इसमें इसकी अंतर वस्तु और इसका बाह्य पक्ष, दोनों ही चीजों में काफी नयापन इसमें है। तो इसी कारण तो नई कहानी यह नाम इस आंदोलन को या इस समय की कहानियों को दिया गया है। तो पहले की जो कहानियां थी, चाहे मराठी की हो या हिंदी की हो, वह उसमें गतिरोध आ गया था। वास्तविक जीवन की संवेदनाओं से मानो वह थोड़ा सा अलग हुई थी। और नए कहानीकारों ने जब देखा कि नई परिस्थितियों में नए मनुष्य को जिस प्रकार की स्थितियों का, परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह प्रचलित कहानी धारा में अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है या हो भी नहीं सकता। इसीलिए अंतर वस्तु और मतलब कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों भी क्षेत्रों में नितांत या काफी सारे बदलाव की आवश्यकता को महसूस करके ही इस नई पीढ़ी के लेखकों ने नए ढंग की कहानियां लिखना शुरू किया था। तो यह नयापन उसके मतलब भाव पक्ष में भी है, विषय वस्तु में भी है, और उसके रचना धर्मिता में भी है या शिल्प पक्ष में भी है। हाँ बोले सर। मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल के कहानियों पर किस विचारधारा का या किसका प्रभाव है, यही प्रश्न है सर? यही प्रश्न है ना, विचारधारा किसकी है? हाँ, तो ये जो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, भारतीय परिदृश्य में ही उन्होंने कहानी लेखन किया है, लेकिन उन पर पाश्चात्य विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव जरूर पड़ा है। तो गंगाधर गाडगिल पर डिकन्स, चेखोव आदि का प्रभाव है। उसी प्रकार मोहन राकेश पर दास्तायेवस्की तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे और उसी से प्रेरणा लेकर, और खास तौर से मनोवैज्ञानिक ढंग की कहानियां इन्होंने लिखी है। व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करते समय केवल उसके बाह्य पक्ष का ही चित्रण नहीं किया, तो आंतरिक स्तर पर जो उसकी हलचल चल रही है, उसके मानस पटल में जो कुछ घटित हो रहा है, उसका विवेचन करने के लिए फ्रायड, एडलर, युंग जैसे मानस शास्त्रियों का भी आधार, उनके विवेचन का आधार इन साहित्यकारों ने, मतलब गंगाधर गाडगिल हो या मोहन राकेश हो, इन्होंने ग्रहण किया है। तभी तो सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कहानियां वे लिख सके हैं। ठीक है, ठीक है। शोध छात्र श्री रूपचंद खराड़े जी ने हेलो उपस्थित विद्वानों और बहिस्थ परीक्षक के प्रश्नों का समाधान करने की
चेष्टा की है। मैं बहिष्ठ परीक्षक डॉक्टर भरत सकरे जी से निवेदन करता हूं कि आप संस्तुति प्रस्तुत करें। आती क्या आवाज सर मेरी? आपकी आ रही है। हाँ, तो उनको बोलने को देने कहेगा अभी। उनको संस्तुति प्रदान कीजिए बोलना। हॅलो सर, आपलं मत सांगा मला फोनवर बोला संस्कृती बोला बोला हाँ बोला। आवाज आ रही का सर? बोला हाँ बोला मोठे अंदर सेंडगे सर जी आवाज आ रही का उनकी? सगरे सर हाँ बोलिए बोलिए बोलना, संस्तुति दीजिए केवल। सेंडगे जी हाँ उनको बोलना, केवल संस्तुति दीजिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। बोले बोले विश्वविद्यालय की तरफ से जो किया गया या उन्होंने जो प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है, वह बहुत अच्छा है। आज के चर्चे से ये दोनों साहित्यकार अपने अपने भाषा, मराठी और हिंदी भाषा में दोनों का भी काफी योगदान है। अनुसंधाता ने सिर्फ करने पर काम किया, सभी में संतुष्ट हूँ। उन्हें विद्यावाचस्पति की प्रदान करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। बहिष्ठ परीक्षक डॉक्टर भरत सकरे जी ने अपनी संस्तुति प्रदान की है। मैं अंतर्गत परीक्षक हमारे मित्र डॉक्टर देवीदास इंगड़े जी, अध्यक्ष हिंदी अभ्यास मंडल तथा विभाग अध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय उस्मानाबाद, इनसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी संस्तुति प्रदान कीजिए। आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है। हाँ आवाज आती क्या मैं? हाँ आ रही है। आज की खुली मौखिकी के अध्यक्ष एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर जी से लेंगे। इस मौखिकी के बहिष्ठ परीक्षक मेरे मित्र डॉक्टर भरत सकरे जी, मौखिकी के 2 छात्र रूपचंद खराड़े, और इस मौखिकी के लिए लगभग 30 प्रतिभागी जुड़े हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। वैसे ये मेरी 11वीं मेरे छात्र की मौखिकी, परंतु ऑनलाइन पर आने का ये पहला ही अनुभव।
चंद खराड़े जी ने दो साहित्यकारों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया। वैसे मेरे निर्देशन में ये चौथे छात्र है जिन्होंने तुलनात्मक विषय लेकर अध्ययन किया है। तुलनात्मक अध्ययन करना ऐसी कसौटी होती है, कारण इसके लिए दो भाषा के दो साहित्यकारों का, उनकी रचनाओं का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। खराड़े जी ने अपना शोध कार्य पूरा करने के लिए समय तो अधिक लगाया, बीच बीच में वे काम से दूर भी रहे, परंतु देर से क्यों न हो, परंतु उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया। कुछ उनकी घर की भी समस्याएं होगी, बीच बीच में वो बताते रहते थे, फिर भी हमेशा मेरा उन्हें टोकना पूछना, इस कारण उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया। मोहन राकेश नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है और मुझे मोहन राकेश नाटककार के रूप में ही एक अच्छे लेखक लगते रहे, कारण मेरा शोध कार्य नाटक पर है और वे मेरे लिए नाटककार के रूप में एक प्रिय लेखक रहे हैं। परंतु नाटकों के साथ साथ लगभग 9 कहानी संग्रह राकेश जी ने लिखे और राकेश की कहानियां भी ऐसी चर्चित कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां हैं। कुछ कहानियों का उल्लेख खराड़े जी ने भी किया। उनके शोध प्रबंध में तो लगभग सभी कहानियों का उल्लेख हो चुका है, गाडगिल जी की कहानियों का उल्लेख हो चुका है। अब इस कहानी के विस्तार से बोलने के लिए हमारे पास समय भी नहीं, फिर भी यह मैं बताना चाहूंगा कि मलबे का मालिक जैसी कहानी होगी, एक और जिंदगी जैसी कहानी होगी, जानवर और जानवर जैसी कहानी होगी, उसकी रोटी जिसका उल्लेख विनोद कुमार वाइचल जी ने विशेष रूप से किया था। की कहानी तो बहुत सीधी सादी लगती है, परंतु उसकी रोटी और उस कहानी की बालों और उसका अपने पति के लिए रोटी पहुंचाने का प्रयत्न, इस दृष्टि से मोहन राकेश एक सिद्धहस्त कहानीकार भी रहे हैं। मोहन राकेश के लेखन का केंद्र बिंदु महानगरीय जीवन का मध्य वर्ग और मध्य वर्ग में भी दाम्पत्य जीवन, स्त्री जीवन, पति पत्नी संबंध, स्त्री पुरुष संबंध या प्रियकर प्रेयसी के संबंध, यदि उनके तीनों नाटकों को हम देखते हैं तो ऐसा भी कहना पड़ता है कि मोहन राकेश ने न जाने अपने खुद के जीवन को भी इसके माध्यम से रखने की कोशिश की। एक और जिंदगी कहानी को पढ़ने पर और मोहन राकेश जी के जीवन को पढ़ने पर इस बात का एहसास भी होता है कि राकेश कहीं न कहीं अपने जीवन को ही दोहराते रहे हैं। खराड़े जी ने अपने शोध प्रबंध में इन कहानियों का और उसके साथ साथ गाडगिल जी की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उसमें होने वाली जो विशेषताएं हैं, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन, स्त्री जीवन, देश विभाजन, अकेलेपन की समस्या, इन बातों को उन्होंने विवेचित करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। मैं अंतर्गत परीक्षक के रूप में, ऐसे तो मेरे निर्देशन में ही उनका एक काम पूरा हो चुका है। उनका रिपोर्ट भी लिखित रूप में दिया गया है। आज उनकी यह मौखिकी वैसे सफल मौखिकी रही, कारण लगभग 40-45 मिनट तक वे अपने शोध प्रबंध पर बोलते रहे। जिन्होंने उन्हें प्रश्न पूछे उनका भी समाधान करने की कोशिश उन्होंने की। वरिष्ठ परीक्षक जब उनका मौका आया तो कुछ थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर भी उन्होंने पूछे हुए प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश उन्होंने की। मैं अंतर्गत परीक्षक के रूप में यह संस्तुति करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद की ओर से उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंगले जी। वरिष्ठ परीक्षक आदरणीय डॉक्टर भरत सगरे जी और अंतर्गत परीक्षक डॉक्टर देवीदास इंगले जी दोनों की ओर से संस्तुति मिल चुकी है।
बहुत जल्द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय रूपचंद खराड़े जी को विद्या वाचस्पति की उपाधि देगा, उन्हें अलंकृत करेगा। हम अंतिम पड़ाव पर है। इस मौके के दरमियान एक प्रश्न उठाया गया था कि आपके इस विषय की सामाजिक उपदेयता क्या है। हालांकि शोध छात्र ने साहित्य के संबंध में बात करते समय उतनी स्पष्टता से बात नहीं कही, लेकिन साहित्य की अपनी उपादेयता यही होती है कि साहित्य और समाज अलग हो ही नहीं सकते। मनुष्य को बनाए रखने का काम, मनुष्य को नियंत्रित करने का काम निरंतर साहित्य ही करता आया है। इसलिए साहित्य की उपादेयता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हालांकि ये विषय एक अलग विषय था, तुलनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था, और इस विषय को लेकर शोध छात्र रूपचंद खराड़े ने अपनी प्रस्तुति भी बढ़िया ढंग से हमारे सामने रखी। हालांकि बीच में जब बहिष्ठ परीक्षक के प्रश्न पूछने की बारी आई तो वहां कुछ तांत्रिक व्यवधानियां उत्पन्न हो गई। उसके लिए मैं बहिष्ठ परीक्षक डॉक्टर भरत सगरे जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अंततः मैं भी इस व्यवस्था का हिस्सा हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का भी एक हिस्सा हूँ। इसलिए ये तांत्रिक जो व्यवधान आया वो छोड़कर बाकी सारी की सारी मौखिकी बिल्कुल सफलता के साथ संपन्न हुई। बहिष्ठ परीक्षक के रूप में अपना अकादमिक दायित्व निभाने के लिए मैं डॉक्टर भरत सगरे जी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय सातारा से जो उपस्थित थे, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अंतर्गत परीक्षक और हमारे हिंदी अभ्यास मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर देवीदास इंगले जी के भी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस खुली मौखिकी के बहाने लगभग हिंदी के 30 विद्वान या छात्र इस मौखिकी के साथ जुड़े रहे। उन्होंने इस मौखिकी को मुखर बनाने की दृष्टि से अपना अमूल्य योगदान दिए, कुछ प्रश्न उठाए, और इसी के लिए ये मौखिकी सफल संपन्न हुई। मैं आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। अंतर्गत परीक्षक और बहिर्गत परीक्षक दोनों से नम्र निवेदन करता हूँ कि जैसे संस्तुति आपने यहाँ प्रस्तुत की है, वैसे ही आपको ईमेल पीएचडी विभाग को भेजकर अपनी संस्तुति प्रदान करनी है, तभी ये प्रक्रिया संपन्न होगी। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, आप सबके प्रति आभार। शोध छात्र रूपचंद खराड़े का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे विषय को लेकर अपना कार्य संपन्न किया और आज भी अच्छी प्रस्तुति देकर अपने आप का परिचय दिया। उनका अभिनंदन। एक अलग विषय को लेकर शोध कार्य संपन्न कराया, इसलिए डॉक्टर देवीदास इंगले जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और पुनश्च एक बार आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये खुली मौखिकी यही संपन्न हुई, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इस मौखिकी के लिए जो भी सहयोग यूनिक विभाग या पीएचडी विभाग से मिला है, उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।